हे गाइस, इट्स दिव्यांश फ्रॉम दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के इस एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एफसी बार्सिलोना से। अब ये जो रफीनिया वाली चीज़ हुई है ना यार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन सबसे पहले लेट्स अप्रिशिएट कि एक्चुअली में देखो, डिस्पाइट की इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन अगर हम बात करें, यहाँ पर बार्सिलोना स्टिल काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर मार्केट में प्रोएक्टिव है। कईयों के हिसाब से अगर हम देखें तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में अटैकिंग में जो रीइंफोर्समेंट करी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बार्सिलोना उसको फर्दर अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है। अब अगर यहाँ पर अपग्रेड मैंने वर्ड यूज़ किया ना, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी हो जाता है कि या तो उस्मान डेम्बेले या फिर आडामा ट्राओरे, दोनों में से कोई ना कोई एक प्लेयर यहाँ पर बार्सिलोना में नहीं रुकने वाला। या तो डेम्बेले को लेके अब कहीं ना कहीं बार्सिलोना मूव ऑन करती हुई दिख रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो जाएगी, या फिर आडामा ट्राओरे पे अभी तक बार्सिलोना ने एक डिसीजन बनाया नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में दोनों ही प्लेयर कहीं ना कहीं अब रुकेंगे नहीं बार्सा में। अब आप कहोगे यार, जा दो प्लेयर रहे हैं लेके ये एक प्लेयर आ रहे हैं। अब इसको ना समझने के लिए थोड़ा सा हमको अब सुपरस्टार साइनिंग वाले पे जाना पड़ेगा। अब देखो, ये हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि लेपोर्ता के मतलब वो होते हैं ना कि हाथ के दांत दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। यहाँ पर भी लेपोर्ता कहीं ना कहीं इसी टेक्निक को कहीं ना कहीं इसी स्ट्रैटेजी के साथ इसको अप्रोच कर रहा है कि वो पब्लिक में आके दिखा कुछ और रहा है, लेकिन असल में सुपरस्टार साइनिंग होनी बाकी है। अब देखो, सुपरस्टार साइनिंग में देखो, हालांड इज एक्चुअली आउट ऑफ द इक्वेशन। बार्सिलोना इज नो मोर इंटरेस्टेड, और मतलब इंटरेस्टेड है बट कहीं ना कहीं वो इसको फिजिबल मानती नहीं है। ऐसे में यहाँ पर दो प्लेयर का नाम है और उसमें लेवेंडाउस्की सबको पता है, लेकिन वो एक ऑप्शन बी के तौर पे यहाँ पर दिख रहा है। जो पहले ऑप्शन पे आ रहा है वो है कहीं ना कहीं यहाँ पर मोहम्मद साला को लेकर बार्सिलोना के ऑफिस में इस समय काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि साला में एज ऑफ नाउ कोई प्रायोरिटाइज नहीं है। लाइक इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर बार्सिलोना कि नहीं हमको अब यहाँ पर जाना ही है। इट्स समथिंग कि साला को देखो, साला के कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यूअल को लेकर जब तक लिवरपूल और साला में कुछ भी बकचोदी अभी तक डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 12 महीने हैं, लिवरपूल के ऊपर प्रेशर है, कहीं ना कहीं साला को पैसे चाहिए। तो मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि हर एक चीज़ अगर एज ऑफ नाउ सिचुएशन जिस तरीके से बनी हुई है, अगर यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी ना, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बार्सिलोना एक मूव कर सकती है। और साला और लेवेंडाउस्की में सबसे पहले बार्सिलोना साला पे अप्रोच करना ज़्यादा सही समझेगी और उसके बाद वो लेवेंडाउस्की पे शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर बात करें सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी कि अब थोड़ी सी रफीनिया की बात कर लेते हैं और राइट विंग की बात कर लेते हैं, तो पहली चीज़ तो यार ये है कि लीड्स यूनाइटेड से एज ऑफ नाउ कुछ भी यहाँ पर अभी नेगोशिएट नहीं कर रही बार्सिलोना। लेकिन हमें कहीं ना कहीं फेब्रिजियो ने भी कल इस चीज़ को ट्विटर पर ट्वीट किया था कि यहाँ पर दो रिलीज क्लॉज बताए जा रहे हैं। पहला है 25 मिलियन का, वो तब है जब लीड्स यूनाइटेड रेलीगेट हो जाएगी, जिसके चांसेस ठीक है, मतलब थोड़े अभी कम ही लग रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर 75 मिलियन यूरोस का, अगर यहाँ पर लीड्स यूनाइटेड प्रीमियर लीग में ही रहती है। 25 तो मतलब 25 तो यार बार्गेन ही है, मतलब लिटरली 25 तो लाइक इट्स लाइक डिस्काउंट, लाइक ऐसे रफीनिया फ्रॉम चोर बाजार, मतलब होगा रफीनिया असली लेकिन उसका प्राइस चोर बाजार वाला होगा। दूसरी चीज़ 75 मिलियन मेरे को लगता है मतलब हद से ज़्यादा है। ये तो बार्सिलोना किसी भी कीमत पे देगी ही नहीं। मतलब रफीनिया ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन किसी भी तरीके से ये ऐसा प्लेयर भी नहीं है कि इसके लिए 75 मिलियन दिया जाए। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कहो तो जो ग्रे एरिया है वो है यहाँ पर 50 से 60 मिलियन का, मतलब वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल आई थिंक मेरे को लगता है कि लीड्स यूनाइटेड इतनी बकचोदी तो काटेगी। दूसरी चीज़ अगर बात करें यहाँ पर राइट विंग की, तो ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं समझनी ज़रूरी है कि उस्मान डेम्बेले के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि शायद से बार्सा मूव ऑन कर चुकी है, उसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि देखो, बार्सिलोना और लेपोर्ता की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिख रही है कि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आएगा भी तो वो यहाँ पर बार्सा की तरफ से नहीं बल्कि उस्मान डेम्बेले के एजेंट की तरफ से आएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एजेंट की तरफ से अगर ये पहल हो रही है, अगर एजेंट की तरफ से ये अप्रोच आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो डिमांड्स होंगी, जो कंडीशंस होंगी, वो भी बार्सिलोना की रखी जाएंगी। यानी कि भैया सीधी सी बात है, अब हमारे टर्म्स पे तू रुकेगा, ना कि तेरे टर्म्स पे। और इसको लेपोर्ता ने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में बहुत क्लियरली कह भी दिया था। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहाँ पर यूनाइटेड के स्ट्राइकर पोजीशन को लेके। अब देखो यार, एज ऑलवेज हमेशा आज एथलेटिक पे लॉरी विटवल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड और स्ट्राइकर की सर्च को लेके, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ना मेरे को एक बार अच्छा भी लगा, लेकिन एक एट द सेम टाइम मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा भी आया। और इसके रिगार्डिंग कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, ये चीज़ कितनी बुरी है, मैं आपको ओपिनियन अपना दूंगा इस पूरी स्टोरी के बाद। अब देखो, ये चीज़ सबको पता है कि रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो रोनाल्डो को लेके इस समय यही रिपोर्ट है कि वो अपना सेकंड ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो यहाँ पर यूनाइटेड में ही स्पेंड करेगा। और उसके पीछे एक अब रीज़न ये भी निकल के आया है कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। मतलब अपने अगर प्लेइंग करियर की बात करें तो वर्ल्ड कप 2022 नवंबर में, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक मतलब बिल्कुल ही कहते हैं ना कि
उतार चढ़ाव नहीं करना चाहता कि किसी क्लब में जाए, वो यूनाइटेड में ही रहना चाहता है और स्टेबल लाइफ एक तरीके से प्लेइंग करियर में लेना चाहता है। बिल्कुल एग्रीड। लेकिन इसके बाद भी यार मैंने आपको फुटबॉल डेली के एपिसोड में एक नहीं, आई थिंक 2 बार मैंने बता चुका हूँ कि जॉर्ज मेंडेस यहाँ पे लगातार यूनाइटेड बोर्ड के सामने ये प्लान रख रहे हैं कि आप 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट खेलो, आप 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट खेलो, आप रोनाल्डो के साथ एक और स्ट्राइकर को रखो, उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये चीज़ वैसे तो ठीक है, करने में तो ठीक है, लेकिन बोलने में तो आसान है, लेकिन एक्चुअली में इसको प्रैक्टिकली करना अभी के लिए यूनाइटेड के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल भी है, लेकिन इसको नेक्स्ट सीजन के लिए एक तरीके से टारगेट रखा गया है कि आप देखो यहाँ पर एडिसन कवानी छोड़ के जाएगा, यहाँ पर मार्शियल में सविया में तो ऑलरेडी वो हेट करने लग गया मार्शियल की फॉर्म को, यहाँ पर ग्रीनवुड का आने का कोई सीन दिख नहीं रहा है, राशफोर्ड अपनी कहानी बुन रहा है, वो अपना स्वेटर बुन रहा है कि मेरे को रहना है या नहीं रहना है, वो अपना रूठी कली बन के बैठा हुआ है। तो ऐसे में डेफिनेटली जो स्ट्राइकर वाला पोजीशन है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रायोरिटी पे इस समय, मतलब हमको जितना एक्सपेक्टेड था ना उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी पे यूनाइटेड ने इस समय रखा हुआ है। अब अगर लॉरी विटवेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे प्लेयर हैं, आप नाम करो देखो, अलेक्जेंडर इसक की हम बात करें, जोनाथन डेविड की हम बात करें, यहाँ पर लौतारो मार्टिनेस की हम बात करें, लेकिन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली 2 प्लेयर्स के नाम हैं। पहला है डार्विन नूनेज और दूसरा है यहाँ पर हैरी केन। और हैरी केन को लेके मेरे को पहले अच्छा भी लगा और एट द सेम टाइम मेरे को बुरा भी लग रहा है। अब हैरी केन के लेके अगर सिचुएशन की बात करें ना, तो सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके से अगर हमारे सामने पिक्चर, मतलब जो पिक्चर है वो बनाई जा रही है कि अगर यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी अर्लिंग ब्रॉट हालांड को साइन कर लेती है तो हैरी केन के लिए ट्रांसफर मार्केट में एक क्या बिगेस्ट जो अट्रैक्टर था वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से बाहर हो जाएगा, जो कि मैनचेस्टर सिटी है। और ऐसे में यूनाइटेड के पास एक फर्दर एक बूस्ट मिल जाएगा, एक फर्दर मोटिव मिल जाएगा कि इस डील को हम साइन क्यों नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि यार देखो ये तो सबको पता है कि सिटी सबसे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्टर थी, लेकिन उन दोनों की डील नहीं हुई थी। इसमें सबसे बड़ा जो कटप्पा था वो एक्चुअली में डेनियल लेवी था। अब देखो डेनियल लेवी के पास आप कहो कि थोड़ा सा जो नेगोशिएशन पावर है ना वो छीनी तो है, क्योंकि हैरी केन अपने फाइनल 2 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और सबको पता है कि उसको पता है कि अगर हैरी केन के लिए एक बड़ा अमाउंट, मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं तो वो तो अपनी ही बात हो जाएगी, लेकिन अगर 2 साल बचे हुए हैं और ऐसे में अगर हैरी केन के लिए एक बड़ा ऑफर यानी कि 100+ मिलियन का ऑफर चाहिए तो वो यही साल है, इसके बाद नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर हैरी केन और एंटोनियो कॉन्टे को लेके, सबको पता है कि केन और कॉन्टे का कहीं ना कहीं जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कॉन्टे किस कंडीशन में, क्योंकि सबको पता है कॉन्टे को वही चाहिए ट्रांसफर मार्केट में रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट ऑलरेडी 2 कर लिए बेंटेनकोर और कुलसेव्स्की में, लेकिन उसको और चाहिए यहाँ पर, इसको और इस स्क्वाड को फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो कि एक तरीके से ठीक भी है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर टॉप 4 अगर आपको अचीव करना है तो आपको स्पर्स में काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल करना पड़ेगा। बट अब ये होगा या नहीं होगा ये डिफाइन करेगा कि एंटोनियो कॉन्टे एक्चुअली में रहेगा भी या नहीं रहेगा। एंटोनियो कॉन्टे नहीं रहेगा तो मेरे को लगता है कि केन भी नहीं रहेगा, ये मेरे को साफ साफ लगता है कि केन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी बताई थी कि जॉर्ज मेंडेस लगातार कहीं ना कहीं स्पर्स के सामने स्ट्राइकर्स की एक लिस्ट रख रहा है कि भाई तुम इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, हैरी केन को इससे रिप्लेस कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि जॉर्ज मेंडेस ने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर कार्लोस विनीसियस की अगर हम बात करें, यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की हम बात करें, और यहाँ पे नुनो एस्पिरितो सैंटो की डील में मदद करवाई थी स्पर्स की, लेकिन इस बार स्पर्स को एक्चुअली में पता है कि ये चीज़ एक्चुअली में वो यूनाइटेड के लिए कर रहा है, ना कि हमारे लिए कर रहा है। अब मैंने यार ये चीज़ कही थी कि इस पूरी स्टोरी को देख के मेरे को एक बार पे खुशी भी हुई और एक्चुअली में मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ। खुशी मेरे को इसलिए हुई क्योंकि शायद से अब मेरे को लगता है कि हैरी केन को अगर लाने का टाइम है तो वो ये कहीं ना कहीं इस समय परफेक्ट टाइम है यूनाइटेड में। लेकिन बुरा इस चीज़ का लगा क्योंकि सही में अगर 100 मिलियन हम हैरी केन पे खर्च कर रहे हैं तो वही बकचोदी हम फिर से करेंगे, और मेरे को लगता है कि इतनी प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ तो नहीं देनी चाहिए, जबकि हमको पता है कि हमारे को अभी राइट विंगर की भी ज़रूरत है कम प्रायोरिटी पे, लेकिन मिडफील्ड में एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव मिडफील्डर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऑफेंसिव को तो हम फिर भी थोड़ा स्टॉल कर सकते हैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि वान द बीक हमारे पास वापस आ जाएगा, लेकिन डिफेंसिव मिडफील्डर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप एक फर्दर सेंटर बैक ऐड कर सकते हो, तो एज ऑफ नाउ एक सेंटर बैक, एक मिडफील्ड और एक विंगर, और यहाँ पर अगर स्ट्राइकर पे 100 मिलियन खर्च कर देंगे तो सही में बवाल कट जाएगा। फिर तो मान नहीं रही लौंडे, वो वाली बात हो जाएगी कि आप पिछले सीजन वाली गलती कर रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में देखनी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर चुआमेनी को लेके, एक ऐसा प्लेयर जिसको लेके इंटरेस्टिंग, जिसको लेके आपको एक्साइटमेंट और ऑप्टिमिज्म मतलब कूट के भरा है, और भरा भी रहना चाहिए भाई, प्लेयर ही ऐसा है।
लेकिन एज ऑफ नाउ अगर रिपोर्ट्स के हम माने तो यहाँ पर मार्सा के हिसाब से यहाँ पर सिटी इंटरेस्टेड है, PSG इंटरेस्टेड है और रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर बाकी रिपोर्ट्स की माने तो वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, और ये चीज़ सेंस भी बनाती है क्योंकि मिडफील्डर चाहिए और चुआमेनी को लेके यूनाइटेड क्यों ना रेस में हो, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो एज ऑफ नाउ मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यूनाइटेड भी इसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन सबको पता है कि यार पोल पोजीशन पे रियल मैड्रिड ही है, काफ़ी टाइम से रियल मैड्रिड और मोनाको इस चीज़ को लेके टच में है। लेकिन ऐसे में यार एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि रियल मैड्रिड इस डील को मान तो रही है कि ठीक है हमको चुआमेनी खरीदना है, लेकिन वो जो मोनाको का आस्किंग प्राइस है 55 मिलियन यूरो, वो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा मान रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये डील अभी तक इसलिए भी कहीं ना कहीं अपने फाइनल फेज में नहीं आई है। डील तो डेफिनेटली देखो मई में क्लोज होगी, लेकिन फाइनल फेज जो होता है ना कि ठीक है ये कन्फर्म हो गया कि चुआमेनी और रियल मैड्रिड में ही जा रहा है, वो अभी तक कहीं ना कहीं उस स्टेज पे आया नहीं है। अब ऐसे में कल ना एक चुआमेनी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मेरे को सिटी और रियल मैड्रिड के लिए खेलना ज़रूरी नहीं है, अगर मेरे को फ्रेंच नेशनल टीम में ही जाना है, ये चीज़ मैं एक्चुअली में मोनाको के साथ खेल के भी कर सकता हूँ। और ऐसे में काफ़ी भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आए, मैं नेट पे भी देख रहा था कि डिस्कशन चल रहा था कि भाई यार चुआमेनी ने तो गांड मार ली बिल्कुल ही ऑन पब्लिक आके। अब देखो यार इसका मैं आपको सही बताऊँ तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसका ट्रांसफर स्टोरी पे ना के बराबर असर होगा। मतलब अगर इसका असर होगा भी ना तो सिटी और मैड्रिड पे कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, बल्कि जो बाकी के अगर हम बात करें PSG की हम बात करें या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव है कि ठीक है यहाँ पर चुआमेनी ये तो कंफर्म होकर बता रहा है कि वो इनमें से किसी क्लब के लिए पागल नहीं है। मतलब ड्रीम क्लब वाला कोई बकचोदी नहीं है यहाँ पर, सिंपल सा बात है, जो प्रोजेक्ट अच्छा रखेगा उसके पास वहाँ पे चुआमेनी चला जाएगा। और ये चीज़ कहने कि यूनाइटेड और PSG दोनों के लिए अच्छी चीज़ है। मतलब ठीक है यूनाइटेड तो फिर भी रख सकती है, या शायद से यूनाइटेड तो नहीं रखेगी, मतलब PSG भी नहीं रखेगी। PSG और यूनाइटेड दोनों ही एक ऐसे क्लब हैं जिनके पास कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।